नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो कि संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज जो कि संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी अपडेटेड एवं लेटेस्ट वीडियो एवं जितने भी फ्री इनिशिएटिव स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा चलाए जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी वहीं प्राप्त होगी। तो आप अपडेटेड बने रहें और हमारे लेटेस्ट इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें, उनका लाभ उठाते रहें। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। उसे ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में टेलीग्राम जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जा करके आप जो है वो वहां से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। उसे डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिएगा और सर्च ऑप्शन में जा करके @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है वो उसे सर्च करेंगे। उसमें आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन का ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमारे इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वहां पर कई सारा प्रकार का स्टडी मटेरियल वीडियोस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनका लाभ आप वहां पर उठा सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज़ की ओर। हमारी ये जो सीरीज़ है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के ऊपर संचालित की जा रही है। ठीक है, इनके मॉडल उत्तर देने का प्रयास हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इन सीरीज़ के माध्यम से। तो दोस्तों, इस क्रम में हम लोगों ने 2018 के जो मुख्य परीक्षा के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न पत्र थे वो पूरे कर लिए थे और चौथा प्रश्न पत्र जो कि नैतिकता वाला जो पार्ट है, नीति शास्त्र के ऊपर आधारित है, उसके ऊपर आधारित प्रश्नों के मॉडल उत्तर देने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज के ऊपर। इसमें सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर हमको 1 या 2 पंक्तियों में देना होता है। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न हम देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का तात्पर्य समझाइए। ठीक है, तो लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का क्या तात्पर्य होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो लोक प्रशासन में बताने के पहले हम ये समझेंगे कि सत्यनिष्ठा होती क्या है। ठीक है, जो इंटीग्रिटी इसको कहा जाता है, सत्यनिष्ठा क्या होती है। तो सत्यनिष्ठा हम सभी को पता है कि किसी व्यक्ति के जो विचार हैं, ठीक है, उसके जो विचार हैं उनमें और उसके जो विचार भावनाएं जो हैं उनमें और उसके व्यवहार में क्या होनी चाहिए, साम्यता दिखाई देनी चाहिए, संगति होनी चाहिए। अर्थात जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, ठीक है, वही हमारे व्यवहार में भी परिलक्षित होनी चाहिए। ये एक सामान्य सी परिभाषा सत्यनिष्ठा के बारे में है कि जो हम कहते हैं वही, मतलब कथनी और करनी में क्या अंतर नहीं होना चाहिए, कथनी करनी में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ये सत्यनिष्ठा का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि आपकी कथनी और करनी जब एक है तो आप कैसे व्यक्ति हो, सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहलाते हो। ठीक है, अब सरकार की बात जब हम की जाए या प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन में सत्यनिष्ठा का तात्पर्य क्या होगा। तो प्रशासन में सत्यनिष्ठा का तात्पर्य हम देखेंगे कि जो सरकारें होती हैं, जो घोषणाएं सरकारों के द्वारा की जाती हैं, ठीक है, जो कहती हैं सरकारें, जो बोलती हैं जनता के लिए, जन कल्याण के लिए, ठीक है, तो और प्रशासन भी जो कार्य करता है, जो नीतियां जो प्रशासन बनाता है, ठीक है, जनता के लिए, जन कल्याण के लिए जिनकी घोषणाएं उनके द्वारा की जाती हैं, घोषणाओं के साथ साथ उनका क्रियान्वयन अर्थात व्यावहारिक रूप, व्यवहार में उनका परिलक्षण जो है वो भी होना आवश्यक है। दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों में संगति होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने घोषणाएं कई सारी कर दी लेकिन वास्तविक रूप में क्रियान्वयन किसी भी घोषणा का नहीं हुआ, तो ये फिर क्या होगी, ये सत्यनिष्ठा नहीं कहलाएगी। तो यही लोक प्रशासन के संदर्भ में इसका उत्तर इसी प्रकार दिया जाएगा कि सरकारों एवं प्रशासन के द्वारा, जो हमारी सरकारें हैं और प्रशासन है, उनके द्वारा जन कल्याण की जो नीतियां बनाई जाती हैं, ठीक है, और जो नीतियों की घोषणा की जाती है, जन कल्याण की घोषणा और उनके क्रियान्वयन में क्या होनी चाहिए, संगति और साम्यता होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा उत्तर होगा। 3 नंबर में लिखना है तो कम से कम 1 या 2 लाइन लिखना है, तो हम लोगों ने प्रयास किया है इसको बांधने का,
ठीक है, सीमित शब्दों के अंदर कि सरकार एवं प्रशासन के द्वारा जन कल्याण की नीतियों की घोषणा एवं क्रियान्वयन में संगति या साम्यता होना ही क्या कहलाता है, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का आशय। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा, लोक प्रशासन में लोक उपयोगी सेवा का आधार क्या है। ठीक है, जब हम लोक प्रशासन की बात करते हैं तो लोक प्रशासन में लोक उपयोगी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इसको कहते हैं, तो लोक उपयोगी सेवा का आधार क्या है। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, मतलब लोक प्रशासन जो सरकार होती है, जो प्रशासन होता है, ठीक है, वो लोक उपयोगी सेवा जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं वो किस आधार पर देता है। ठीक है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, तो उसका बेसिक लक्ष्य हमको कहाँ देखने को मिलता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में क्या कहा गया है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जब हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की तो मौलिक अधिकारों के रूप में वो हमें पहले ही दे दिया गया है। जब हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक न्याय की तो भाग 4 में जो प्रावधान किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, वो समाज में क्या करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना को सुनिश्चित करते हैं। तो हमारा संवैधानिक जो लक्ष्य है किसका, सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति का। ठीक है, और इस लक्ष्य के द्वारा किसकी स्थापना होती है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो यही क्या है हमारे मतलब लोक प्रशासन में लोक उपयोगी सेवा का आधार है। ठीक है, कि भाई बेसिस क्या है, यही क्या करता है, पथ प्रदर्शित करता है लोक प्रशासन का। ठीक है, इसी के ऊपर लोक प्रशासन जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और उसके द्वारा क्या करना, मतलब कैसे करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए। और ये सब क्या है हमारे, ये हमारे संवैधानिक लक्ष्य हैं। तो संवैधानिक लक्ष्य मतलब अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो संवैधानिक जो लक्ष्य हमारे उनकी प्राप्ति। ठीक है, या उनको क्या करना, लोगों को उनके माध्यम से लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये लोक उपयोगी सेवा का जो है वो आधार लोक प्रशासन में माना जाता है। ठीक है, ये मॉडल आंसर है। यदि आपको कुछ और भी इसमें सूझता है, कुछ और अच्छे पॉइंट्स आप जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, किसी और तरीके से भी इस उत्तर को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये मेरा एक मतलब अनुभव है, मेरा जो मैंने पढ़ा हुआ है उसके आधार पर इसका उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है हमारा, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, अंतरात्मा की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ही कहा जाता है कि आपकी अंतरात्मा हमेशा आपको सही जो होगा, जो नैतिक होगा, जो उचित होगा आपके लिए, उसको चुनने के लिए क्या करती है, आपका मार्गदर्शन करती है। ठीक है, आपको मतलब सही चुनने के लिए क्या करती है, वो बाध्य करती है, बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, अब ये बता रही है कि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा बताना है हम लोगों को। तो सीधी सी बात है कि भाई अंतरात्मा की वॉइस क्या होती है। आप बेसिक एग्जांपल अपने आप को लेकर के देखें कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी फंसता ही है जहां पर उसको सही और गलत के बीच में, ठीक है, किसी एक को चुनना होता है। तो जब सही और गलत को चुनने की बारी आती है तब हमारी अंतरात्मा की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसी समय हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो हमें सही चुनने के लिए क्या करती है, मार्ग प्रदर्शित करती है। ठीक, यदि हम उस अंतरात्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर हम गलत रास्ता चुन लेते हैं या गलत मार्ग पर मतलब चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में के स्रोत के रूप में अंतरात्मा को बताना है यहाँ पर। तो वही इसका उत्तर भी ऐसे ही देंगे कि सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक के मध्य सही उचित व नैतिक को चुनने के संदर्भ में अंतरात्मा की आवाज़ मार्गदर्शन करती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा उसको सही चुनने का ही क्या करेगी, मार्ग प्रदर्शन करेगी, उसका पथ प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो यही अंतरात्मा की आवाज़ है। आप नॉर्मल इसको आप मतलब अपने दैनिक जीवन में आप देखते होंगे या अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कभी आप कहीं फंसे हो तो आप इसका अनुभव करेंगे कि आपको सही और गलत के बीच में क्या है, सही जो है वो चुनने का ही क्या होगा, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये नैतिक रूप से सही है, उचित जो है वो ही चुना जाए। ठीक है, अब जैसे कि बात की जाए नॉर्मल सी चीज़ें, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते हैं। क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है तो एग्जाम्पल का इसमें रोल बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के द्वारा ये जो पेपर है एथिक्स वाला, ये समझ में अच्छे से आता है। तो कोशिश करेंगे आंसर्स के साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताता जाऊँ। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको जल्दी है कहीं जाने की, बहुत ज़्यादा जल्दी है, आपको वहाँ पहुँचना है, आप लेट हो रहे हैं और सामने लाल बत्ती जो है वो हो जाती है और आपको जो है वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, जिसके कारण आप लेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब यदि आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि मैं क्या करूं, सिग्नल ब्रेक कर दूं और निकल जाऊं, ठीक है, या फिर मैं जो है वो क्या करूं, ईमानदारी पूर्वक यहाँ खड़ा रहूं क्योंकि बाकी लोग भी खड़े हुए हैं।
ठीक, तो अंतरात्मा की आवाज़ आपको सही चुनने के लिए विवश करेगी कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, जो सिग्नल है ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब जो सही चीज़ है उसी के चुनने के लिए आपकी आवाज़ जो है अंतरात्मा से आती है सही चुनने के लिए। ठीक है, गलत चुनने के लिए वो आपको इनकार करेगी, लेकिन फिर भी यदि आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सिग्नल ब्रेक कर देते हैं, तो फिर वो मतलब एक दूसरा पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अंतरात्मा का जो मतलब स्रोत के रूप में अंतरात्मा की जब हम बात करते हैं, तो स्रोत के रूप में अंतरात्मा क्या करती है, नैतिक रूप से हमारा क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। अब नैतिक तात्पर्य यह है कि जो सही होगा, उचित होगा, उसी को चुनने के लिए अंतरात्मा जो है हमको कहती है। ठीक है, इसके बाद हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग क्या हैं। ठीक है, तो बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम जो मार्ग हैं वो पूछे गए हैं। 3 जो गोल्डन पाथ थे वो बताना है हमको, तो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला है आपका शिला। ठीक है, शिला के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका सद्गुण, दूसरा होता है सदाचरण और तीसरा हो गया आपका नैतिकता। ठीक है, इसके बाद आता है आपका समाधि। दूसरा स्वर्णिम मार्ग है समाधि। समाधि में आपका आता है एकाग्रता, ध्यान और आपका मानसिक विकास। ठीक है, एकाग्रता ध्यान के माध्यम से आप क्या करो, अपना मानसिक जो है विकास करो। प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञा आपका विवेक, अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता और प्रबोधन, ये 4 चीजें हैं, इनको शामिल करती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 वचनों में से किन्हीं 6 वचनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, गांधी जी ने क्या किए थे, नैतिक रूप से जो वचन थे, मतलब 11 वचन बताए थे, किसके लिए, मनुष्य के लिए, कि इन 11 वचनों का पालन मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में क्या होगा, नैतिकता जो है वो बनी रहती है। ठीक है, उनमें से 6 का उल्लेख हमसे पूछा गया है, तो 6 हम बताते हैं। पहला है सत्य, ठीक है, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह या फिर असंग्रह और अस्वाद। ठीक, 6 पूछे गए हैं, तो 6 के ही नाम हमको लिखने हैं। ठीक, अब देखिए इनका एक्सप्लेनेशन आप चाहें, चूंकि 3 नंबर का प्रश्न है तो एक्सप्लेनेशन यहाँ संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपसे ये प्रश्न, चूंकि एमपीपीएससी का एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है कि प्रश्न जो है, जो प्रश्न इस बार 3 नंबर में है वो हो सकता है आपको अगले वर्ष, ठीक है, 6 नंबर में देखने को मिल जाए या 15 नंबर वाला पार्ट में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जो भी प्रश्न है आप जब भी उनको हल करें, जो मॉडल आंसर्स में दे रहा हूँ, कोशिश करें कि उनकी अपने हिसाब से भी व्याख्या करते रहें, क्योंकि हो सकता है अभी 3 नंबर में पूछा गया है ये प्रश्न, अगले वर्ष में आपको 6 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिल जाए। ठीक, तो सत्य क्या होता है, सत्य को ही उन्होंने ईश्वर माना है। हम सभी को पता है कि गांधी जी ने क्या क्या है, सत्य को ही ईश्वर माना है। ठीक है, ठीक, और सत्य और अहिंसा उनके 2 महत्वपूर्ण क्या थे, हथियार थे। दूसरा है अहिंसा। ठीक है, तो जब अहिंसा उनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार था, गांधी जी अहिंसावादी थे, और उन्होंने अपने ज़्यादातर जितने भी मतलब स्वतंत्रता आंदोलन थे वो अहिंसा पर ही आधारित थे उनके। ठीक, इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य क्या है कि व्यक्तिगत जीवन में, जो व्यक्तिगत जीवन होता है, पर्सनल जो लाइफ होती है व्यक्ति की, उसमें अनुशासन की बात जो है गांधी जी करते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में जो है वो अनुशासन का पालन करना चाहिए। अब अनुशासन क्या होगा, मतलब समय से उसको उठना चाहिए। ठीक है, अपना जो कर्तव्य है उनका निर्वहन उसको करना चाहिए समय पे। ठीक है, समय पे सोना चाहिए, अपने परिवार का, अपने समाज के लिए जो कार्य हैं, जो उसके कर्तव्य दायित्व है उनका, उसको अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यही अनुशासन है व्यक्तिगत जीवन में। इसके बाद हो गया अस्तेय। अस्तेय से तात्पर्य है कि गांधी जी बोलते हैं कि गलत तरीके से धन का अर्जन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको अपने परिवार को पालने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए जो भी धन का उपार्जन आप करते हो, ठीक है, तो वो जिस भी तरीके से कर रहे हो, अर्थात जो भी साधन है वो साधन पवित्र होने चाहिए। साधनों की पवित्रता की बात गांधी जी ने की है। ठीक है, तो अस्तेय उन्होंने बताया है। इसके बाद बताया असंग्रह या अपरिग्रह। असंग्रह या अपरिग्रह गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, हम सभी को पता है ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या कहता है गांधी जी का, कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनको इस सिद्धांत के बारे में एक प्रश्न आगे भी पूछा गया है तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या कहता है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पास धन का संकेंद्रण होता है, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, उसमें से जो धन वो आय है, उनकी जितनी भी आय है, उस आय में से उनकी आवश्यकता के लिए जितने धन की जरूरत है उतना धन उनको अपने पास रखना चाहिए, और बाकी का जो धन है वो बाकी के जो लोग हैं, जो समाज के जो लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, उनके उत्थान में लगा देना चाहिए, उनके कल्याण में लगा देना चाहिए। ठीक है, तो अनावश्यक रूप से धन का संग्रह ना करना। ठीक है, तो गांधी जी ने इसी पर आधारित अपना सिद्धांत जो है वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो दिया। इसके बाद आता है आपका अस्वाद। अब अस्वाद की बात जब हम करते हैं तो 2 चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम सभी देखते हैं कि रसना और वसना। ठीक है, तो रसना और वासना
ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देती हैं। ठीक है, अब रसना से क्या होता है, शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, यदि आपके जीभ पर क्या है मतलब कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या करोगे, अनावश्यक रूप से बेफजूल की चीज़ें जो होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं उनको क्या करोगे, ग्रहण करोगे। और एक और बात कही जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ठीक है, अर्थात हम जैसा भोजन करते हैं हमारा मन भी जो है वो उसी प्रकार क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, तो आप अगर सात्विक भोजन करेंगे तो क्या होगा, आपके विचार भी सात्विक रहेंगे। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो मतलब जैसे आपका सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ब्रह्मचर्य, ठीक है, इस प्रकार के जो सिद्धांत गांधी जी ने दिए हैं, जो 11 वचन दिए हैं, वो आपके स्वाद पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, अर्थात आप जैसा भोजन ग्रहण करेंगे उसी प्रकार की प्रवृत्ति जो है मनुष्य में विकसित होती है। तो शाकाहारी भोजन की बात गांधी जी करते हैं कि शाकाहारी और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए मनुष्य को, जिससे कि उसके विचार कैसे रहें, सात्विक रहें। ठीक है, उसको क्रोध नहीं आएगा, मन शांत रहेगा। ठीक है, आ रहा समझ में आपको। और जो मांसाहारी प्रवृत्ति जो है उसको त्यागना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जीवों को खाते हैं, और जिस प्रकार से जो जीवों को हम खाते हैं तो उनका जो हत्या की जाती है, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो जहाँ पर जो मतलब जानवरों को काटा जाता है कसाई खाने में, वहाँ पर अन्य जानवर जो खड़े हुए रहते हैं और उन्हीं के सामने दूसरे जानवर को काटा जाता है, तो उनके मन में भय, ठीक है, क्रोध, कई प्रकार की भावनाएं उन जानवरों में भी दिखाई देती हैं। ठीक है, होती होंगी, जो हमको नहीं दिखाई देती। ठीक है, लेकिन उन जानवरों में वो होता है, और फिर उन्हीं भावनाओं के साथ हम क्या करते हैं, उन जानवरों को काट देते हैं और फिर उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो वैसी ही चीज़ों का विकास, वैसी ही भावनाओं का विकास हमारे अंदर भी होता है। तो जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा जो है वो मन होता है, वैसे ही विचार हमारे बनते हैं। तो गांधी जी ने इसी के संदर्भ में कहा है कि आस्वाद जो है वो उसका पालन मनुष्य को करना चाहिए, सात्विक एवं शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो 6 वचन पूछे गए थे, हम लोगों ने 6 वचन जो है यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। अब देखिए, जो निम्नलिखित पुस्तक हमको दी गई हैं, पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और उनके लेखक के नाम हमको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है और 3 ही जो है पुस्तक दी गई हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, इनके लेखक थे गोस्वामी तुलसीदास। हम सभी को पता है रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। इसके बाद द रिलीजन ऑफ मैन की बात की जा रही है। इसके जो लेखक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद द लाइफ डिवाइन, ये श्री अरबिंदो के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसका उत्तर यहीं समाप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज के 2 संस्थापक कौन थे? तो हम सभी को पता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक, लेकिन जो दूसरे संस्थापक थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो 2 प्रमुख संस्थापक जो है वो ब्रह्म समाज के थे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लोक सेवा में निष्पक्षता का अर्थ समझाइए। ठीक है, लोक सेवा में निष्पक्षता का अर्थ समझाइए। तो हम सभी को पता है कि एक लोक सेवक को क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, एक लोक सेवक को किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से या किसी प्रकार से उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए एक लोक सेवक को। ठीक है, बायस से तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि निष्पक्षता होती क्या है। ठीक है, निष्पक्षता किससे आएगी, मान लीजिए कोई एक लोक सेवक है, ठीक है, और चयनित होने से पहले उसका जो विकास हुआ, लालन पालन हुआ, और जिस सामाजिक परिवेश में वो बड़ा हुआ, ठीक है, उस समाज में उसने देखा बचपन से ही कि वहाँ पर महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति बनी हुई थी, महिलाओं की शिक्षा के प्रति, महिलाओं के घर से बाहर निकलने के प्रति, ठीक है, और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रवृत्तियाँ उस समाज में उसने देखी थी। ठीक है, और उन्हीं के कारण क्या हुआ, उसके मन में भी महिलाओं के प्रति एक नेगेटिव जो है वो मतलब नकारात्मक मनोवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। और नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण ही वो क्या होता है, एक पूर्वाग्रह अपने मन में वो महिलाओं के प्रति बना लेता है कि महिलाओं का घर से निकलना जो अच्छा नहीं होता है, महिलाओं को शिक्षा जो है वो उसका कोई महत्व नहीं है महिलाओं में शिक्षा का। ठीक है, महिलाओं को असम्मान, मतलब महिलाओं के प्रति असम्मान जो है वो उसके मन में बना रहता है। ठीक, तो यदि इस प्रकार का पूर्वाग्रह उसके मन में रहता है और फिर वो चयनित होकर के किस में आता है, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आ जाता है, तो फिर क्या होगा, महिलाओं के संदर्भ में जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम होंगे, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित होंगे या अन्य जो महिलाओं के लिए अधिकारों से संबंधित जो कार्यक्रम होंगे, उनको लागू करने में कहीं ना कहीं उसकी जो नकारात्मक मनोवृत्ति थी, उसका जो पूर्वाग्रह था, वो कैसा हो जाएगा। ठीक है, वो उन नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक, अर्थात वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, लोक सेवा में। तो इसीलिए लोक सेवा में निष्पक्षता आवश्यक है। निष्पक्षता से तात्पर्य यह है कि भले ही वो किसी भी सामाजिक परिवेश से निकल करके आया हो। ठीक है, मान लीजिए आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई धर्म विशेष का व्यक्ति है और वो चयनित होकर के लोक सेवा में आता है। ठीक, और वो अन्य धर्मों के प्रति क्या करता है, वो
ऐसी भावना रखता, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता था, अपने धर्म के विचारों को श्रेष्ठ मानता था और लोक सेवक बन जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पर सहिष्णु नहीं रह पाएगा, धर्म निरपेक्ष नहीं रह पाएगा नीतियों को लागू करते वक्त, और अपने धर्म के किस में लगेगा, कार्यों को ज़्यादा करेगा, उनके अपने धर्म के लिए जो नीतियाँ हैं, कार्यक्रम हैं, उनको ज़्यादा अच्छे रूप से, प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेगा। अन्य धर्मों को क्या कर देगा, वो उनकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर देगा। तो ये जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है कि लोक सेवक में निष्पक्षता होनी चाहिए। लोक सेवक में कैसी होनी चाहिए, तटस्थता, राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें असमर्थकवादिता होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे मतलब मूल्य हैं लोक सेवकों के लिए जो आवश्यक हैं। तो उनमें से महत्वपूर्ण निष्पक्षता क्या कहती है कि बिना किसी पूर्वाग्रह व पक्षपात के जन कल्याण के कार्यों को समानता व विविधता के साथ ईमानदारी से संपन्न करना, ठीक है। तो निष्पक्षता होगी तो फिर वो क्या करेगा, चाहे वो किसी भी सामाजिक परिवेश से पल बढ़ के आया हो, ठीक है, वो क्या करेगा, जब वो एक लोक सेवक के रूप में कार्य करेगा तो वो पूर्वाग्रह को क्या करेगा, त्याग देगा, और पक्षपातपूर्ण रवैया त्याग देगा, और समान रूप से सभी के कल्याण के लिए जितनी भी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो लोक सेवा में, प्रशासन में लोक सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्षता एक अनिवार्य नैतिक जो गुण है वो लोक सेवकों में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आंतरिक मनोवृत्ति के निर्धारक के रूप में अभिरुचि को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब आंतरिक मनोवृत्ति को निर्धारण, मतलब हमारी जो आंतरिक मनोवृत्ति होती है, ठीक है, उसका निर्धारण अभिरुचि के द्वारा कैसे किया जाता है वो हमको देखना है, ठीक है। तो अभिरुचि क्या होती है, हम सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति की किसी कार्य को करने के संदर्भ में कोई विशेष योग्यता होगी, ठीक है, कोई विशेष क्षमता है, वो अभिरुचि या अभिक्षमता कहलाती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे बल्लेबाज थे, ठीक है, तो उनकी अभिक्षमता अर्थात एक बल्लेबाज के रूप में उनके पास, मतलब एक व्यक्ति के रूप में उनके पास एक विशेष योग्यता थी कि वो एक अच्छे रूप से बल्लेबाजी कर सकते थे, ठीक है। एक अच्छी बल्लेबाज बनने की उनमें क्या थी, अभिक्षमता विद्यमान थी, ठीक है। वो मतलब जो बैटिंग के जो पैटर्न्स होते थे, नए नए शॉट्स कैसे वो बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब किस प्रकार से बॉलर आ रहे हैं नए नए, ठीक है, किस प्रकार की बॉलिंग की जा रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही है क्रिकेट में, उन सब के हिसाब से वो क्या करते थे, अपने आप को परिवर्तित कर लेते थे, ठीक है। तो वो क्या था, उनमें अभिक्षमता थी, विशेष योग्यता थी एक अच्छा बल्लेबाज बनने की, और उस अच्छे बल्लेबाज बनने की अभिक्षमता ने, अभिरुचि ने क्या किया, क्रिकेट के प्रति उनमें एक आंतरिक जो मनोवृत्ति उसका निर्माण किया, ठीक है, एक पॉजिटिव सेंस में, और उसी के कारण क्या हुआ, वो एक सफल बल्लेबाज बन पाए, ठीक है। तभी क्या होगा, तभी क्या करते हैं, जो बदलती परिस्थितियों के साथ अनुकूलन वो कर पाए, ठीक। चूंकि जब सचिन तेंदुलकर जिस काल में उन्होंने अपना पदार्पण किया था, तब से लेकर के और 2000 मतलब 11 तक के वर्ल्ड कप तक की जब हम बात करते हैं, तब तक कई सारे फेज़ आए मतलब क्रिकेट में, और काफ़ी सारे परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और हर प्रकार के परिवर्तन के साथ उन्होंने क्या किया, अपने आप को अनुकूलित किया, अपने आप में बदलाव वो लेकर के आए, ठीक है, और इसी कारण वो इतने सफल और महानतम बल्लेबाज बन पाए, ठीक है। तो उनमें वो अभिक्षमता विद्यमान थी, ठीक है, वो विशेष योग्यता विद्यमान थी एक बल्लेबाज, मतलब बेहतरीन बल्लेबाज बनने के लिए, और उसी अभिक्षमता अभिरुचि ने क्या किया, उनके अंदर एक आंतरिक मनोवृत्ति का निर्माण किया, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है, अभिक्षमता से तात्पर्य व्यक्ति की किसी विशेषताओं एवं योग्यताओं से है, एवं धीरे धीरे इनके प्रति व्यक्ति की पसंद नापसंद एक सुदृढ़ आंतरिक मनोवृत्ति का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, लोक सेवा में बुद्धि की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब लोक सेवा में बुद्धि की भूमिका क्या होगी, हम सभी को पता है कि इंटेलिजेंस जो है वो लोक सेवा में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो इंटेलिजेंट हैं केवल वही लोक सेवक बन सकते हैं, ठीक है। बुद्धि जो है वो सभी में समान रूप से होती है, बस जो है कि वो किस प्रकार से व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि का विकास करता है, ठीक है, किस प्रकार की चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, उस हिसाब से उसके अनुभव से उसके बौद्धिक विकास जो है वो संभव हो पाता है, ठीक है। तो बुद्धि की जब हम बात करते हैं किसमें, लोक सेवा में, तो लोक सेवा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एक लोक सेवक जब इंटेलिजेंस होगा तो वो क्या होगा, नीति निर्माण का जो कार्य होगा वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा, अच्छी नीतियाँ वो बना पाएगा, ठीक है। इसके अलावा उन नीतियों का उचित क्रियान्वयन जो है वो सुनिश्चित कर पाएगा, ठीक है। नीति निर्माण कैसे करना है, तो एक अच्छी नीति का निर्माण होगा, दूसरा अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करने के तरीके वो ईजाद कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जन आकांक्षाओं की समझ, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जनता जो चाहती है सरकार से और प्रशासन से, उनकी समझ जो है वो अच्छे तरीके से एक लोक सेवक कर पाएगा। इसके अलावा लोक कल्याण के जो विभिन्न उपाय जो हैं वो उनको सुझा पाएगा सरकारों को, ठीक है। तो ये एक भूमिका हो गई लोक सेवा में बुद्धि की।
अगला प्रश्न है हमारा, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास का स्थान समझाइए। तो मनोवृत्ति का जो परिवर्तन करना है हमको, ठीक है, उसमें विश्वास का क्या स्थान है। तो देखिए मनोवृत्ति क्या होती है और मनोवृत्ति परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है, पहले वो प्रोसेस समझेंगे, फिर विश्वास का स्थान क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए मनोवृत्ति के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक, हो गया आपका, ठीक है, संज्ञानात्मक घटक, एक होता है भावनात्मक घटक और एक होता है आपका व्यवहारात्मक या क्रियात्मक घटक, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तीनों घटकों की, तो संज्ञानात्मक घटक के तहत आता है आपका विश्वास या विचार। तो विश्वास किसके अंतर्गत आता है, आपका संज्ञान। संज्ञान से तात्पर्य क्या है कि आप किसी चीज को देखते हो, ठीक है, देखने के बाद उसके बारे में संज्ञान लेते हो, ठीक है, और संज्ञान लेने के बाद क्या करते हो, आप उसके संबंध में अपने मन में कोई विचार या कोई विश्वास जो है वो विकसित होता है। ठीक, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, अब आपने वहां पर देखा कि ट्रैफिक जो पुलिस है, यातायात पुलिस है, वो चालान काट रही है लोगों का, ठीक, वहाँ पर रोक रही हैं, लोग हेलमेट बिना हेलमेट के जा रहे हैं, 3 लोग बैठ करके जा रहे हैं, तो उनको रोक रहे हैं और उनका चालानी कार्रवाई वहाँ पर संचालित की जा रही है यातायात पुलिस के द्वारा, ठीक है। तभी आप देखते हैं कि आपको भी रोक लिया जाता है और आप वहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपके पास सारे कागज़ हैं, आप हेलमेट भी लगाए हुए हैं, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, ठीक है, और आपको वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। लेकिन तभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, वो आर्थिक रूप से संपन्न है, उस शहर का या उस क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और वो क्या कर रहा है, हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ है और जो यातायात के नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले उसको रोकते नहीं है, उसको जाने देते हैं। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर उस चीज़ को देख करके आपके मन में एक विश्वास या विचार जनरेट होगा, किसके प्रति, यातायात पुलिस के प्रति, या पुलिस के संदर्भ में एक नकारात्मक विचार आपके मन में आएगा कि नहीं, पुलिस वाले क्या करते हैं, जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उनको परेशान नहीं करते, उनको रोकते नहीं हैं, ठीक है। आम नागरिकों को क्या करते हैं, वो नियम होते हैं वो आम लोगों के लिए होते हैं, बड़े लोगों के लिए नहीं होते हैं। इस प्रकार का विचार आप अपने मन में बना सकते हैं, और वही विचार क्या करेगा, बाद में आपकी भावनाओं में, आपके संवेगों में क्या करता है, वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जब वो परिवर्तित हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा, अर्थात फिर आपके व्यवहार में भी वो दिखाई देने लगेगा, ठीक। तो मान लीजिए अगली बार कभी आपको रोका जाता है फिर से यातायात पुलिस के द्वारा, और तब आपके पास हेलमेट नहीं होता है या किसी प्रकार का कोई कमी आपके में रह जाती है, उसके कारण आपका चालान बनाया जा रहा होता है, तब क्या करोगे, आपका वो देखिए विश्वास विचार वहाँ से आया आपका, फिर भावना में परिलक्षित हुआ, और फिर आप व्यवहार में भी अब वो दिखाई देगा। आप पुलिस वालों को कहोगे कि फला फला व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को आप जाने देते हो, लेकिन हम जैसे आम नागरिकों को रोक लेते हो, ठीक है, तो वो आपकी क्रिया में भी दिखाई देगा, व्यवहार में भी दिखाई देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपकी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। अब परिवर्तन का क्रम भी यही रहेगा। परिवर्तन का क्रम क्या रहेगा, आप ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए आपका विश्वास या विचार, फिर से आप इसको रिपीट करेंगे इसी प्रोसेस को, कि वो आप जा रहे थे, यातायात पुलिस ने आपको रोका, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, अब ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा, पहली बार देखा कि उन्होंने किसी प्रतिष्ठित नागरिक को जाने दिया, वो हो सकता है वो पुलिसकर्मी भ्रष्ट रहे हों, ठीक। लेकिन दूसरी बार जब आप दोबारा गए, आपको रोका गया, चालानी कार्रवाई वहाँ जारी थी, ठीक है, आपने पूरे तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपने दिखाए, आपने कोई सी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, तभी आपने देखा कि समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई नेता, ठीक है, कोई व्यापारी बड़ा, ठीक है, क्षेत्र का जो है वो प्रबुद्ध नागरिक वहाँ से गुजर रहा था और वो किसी यातायात नियम का उल्लंघन कर रहा था, तो क्या किया, यातायात पुलिस ने उसको भी रोका, ठीक है, उसको रोक करके उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए और देखा कि उसने नियम का उल्लंघन किया, तो उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की। तो फिर क्या होगा, आपकी जो पहले वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके कारण जो विचार या विश्वास जो आपके मन में आया था वो वहां पर परिवर्तित होना प्रारंभ होगा, ठीक है। आप देखोगे कि नहीं यार, पुलिस जो है वो ईमानदार भी होती है, और उसी प्रकार से फिर आपकी भावनाएं होंगी और उसी प्रकार से फिर आपका क्रिया में भी वो दिखाई देगा, आपके व्यवहार में भी दिखाई देगा। तो ये क्रम जो है वो मनोवृत्ति के परिवर्तन का रहता है, इसी से मनोवृत्ति का निर्माण भी होगा और इसी के द्वारा आपके मनोवृत्ति का परिवर्तन भी होता है। तो पूछा क्या जा रहा है, विश्वास का स्थान बताना है मनोवृत्ति के परिवर्तन में। तो देखिए मनोवृत्ति के परिवर्तन में विश्वास का स्थान क्या है कि ये आपका इनिशियल पार्ट हो गया, प्राथमिक चरण हो गया, जो संज्ञानात्मक तत्व है ये आपका प्राथमिक चरण हो गया। विश्वास या विश्वास मतलब पहले से आपकी कोई मनोवृत्ति बनी हुई है, ठीक है। अब आपका परिवर्तन कब होगा, जब आपकी वो मनोवृत्ति मान लीजिए या तो नकारात्मक होगी या फिर कैसी होगी, सकारात्मक होगी, ठीक है। तो यदि आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक थी तो आप उस सकारात्मक मनोवृत्ति के बाद आपने देखा कि वहीं उसके मतलब जो आपने जो भी कोई वस्तु घटना कोई भी चीज़ है उसके संदर्भ में आपने कोई पॉजिटिव विचार था आपके मन में, कोई पॉजिटिव जो है वो विचार था, विश्वास था। अब क्या हुआ, संज्ञाना दोबारा आपने देखा कि उसी वस्तु या व्यक्ति या विचार के प्रति क्या हुआ, आपने दोबारा देखा कि वहाँ पर नेगेटिव सेंस में कोई काम हो रहा है, नकारात्मक चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, तो फिर आपको क्या होगा, नेगेटिव
जो विचार या विश्वास आपके मन में आएगा। फिर वो आपकी भावनाओं में नकारात्मक भावनाओं का विकास करेगा, भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत, ठीक है। और फिर आपको नकारात्मक व्यवहार या क्रिया करने के लिए क्या करेगा, तत्पर करेगा, प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार आपकी जो सकारात्मक मनोवृत्ति थी वो कैसे परिवर्तित हो गई, नकारात्मक परिवर्तित हो गई, ठीक है। जो एग्जाम्पल हमने देखा था उसी आधार पर आप इसको समझिएगा। और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आप देख सकते हैं, ऐसे आपके साथ कई बार हुआ भी होगा, क्योंकि एक बार आपके साथ आपने किसी और प्रकार का व्यवहार देखा, दूसरी बार आपने देखा कि किसी और प्रकार का व्यवहार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार आपने जब देखा तो आपके मन में पॉजिटिव सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास हुआ, दूसरी बार जब आपने नेगेटिव सेंस में देखा तो आपकी मनोवृत्ति जो है वो नकारात्मक रूप में परिवर्तित हो गई। तो यही मनोवृत्ति परिवर्तन का तरीका होता है, ठीक। अब इस प्रकार क्या है, इस प्रकार देखेंगे, सबसे पहले आपके मन में विश्वास या विचार आएगा, वो परिवर्तित होगा आपकी भावनाओं में, और भावनाएं आपकी परिवर्तित होंगी आपके व्यवहार में, ठीक है। और इसी को अभिवृत्ति का परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सहिष्णुता से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, सहिष्णुता से तात्पर्य क्या है कि आप, कॉमन सी चीज़ है, एक बेसिक एग्जाम्पल है, हमारी फैमिली का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। हमारे परिवार में हम कई सदस्य होते हैं, ठीक है। अब सभी सदस्यों के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपना जीवन जीने का तरीका होता है, ठीक है, अपनी अपनी विचारधाराएं उनकी होती हैं। लेकिन फिर भी हम सभी के विचारों से सहमत होते हुए भी, मतलब असहमत होते हुए भी क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, ठीक है, हंसी खुशी सारे त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। अब मान भाई एक परिवार में कई लोग होते हैं और कई लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, पुरानी विचारों से संबंधित होते हैं, ठीक है। अलग अलग पीढ़ियाँ होती हैं, जो मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं वो पुराने विचारों से रिलेट करते हैं अपने आप को, ठीक। जो नए विचारों वाले लोग होते हैं वो नए तरीके से अपने आप को ढालना चाहते हैं, और उनमें द्वंद्व भी देखा जाता है, आपस में टकराहट भी देखी जाती है, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग की भावना वहाँ देखी जाती है। तो यही सहिष्णुता होती है कि आप क्या है, किसी के विचार से सहमत नहीं है तो भी आप क्या है, उसके साथ रह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ ऐसे नहीं रह रहे हैं दुश्मन की तरह, उसके साथ रह रहे हैं आप एक व्यक्ति, मानव की तरह जैसे रहता है एक मानव मनुष्य के साथ मनुष्य रहता है, प्रेम पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, शांति पूर्वक, ठीक है, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए, ये रहना कहलाता है सहिष्णुता। तो इसी प्रकार इसका उत्तर देंगे हम लोग, क्या विभिन्न वर्गों व विचारों से असहमत होते हुए भी उनके प्रति सम्मान एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या कहलाता है, सहिष्णुता कहलाती है। अब इसको देश के संबंध में या समाज के संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अनेकता में एकता छिपी हुई है भारत में। अब अनेकता में एकता से तात्पर्य क्या है, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म, ठीक है, पंथ हमारे यहाँ विद्यमान हैं, और हम सब एक दूसरे के धार्मिक, जातिगत, ठीक है, विचारों का क्या करते हैं, विचारधाराओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये सीधा सा प्रश्न है, इसका उत्तर भी सीधा सा रहेगा। हम सभी को पता है कि आज व्यक्ति के जन्म के पूर्व से लेकर के, ठीक है, अर्थात गर्भ धारण से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु के बाद तक प्रशासन की भूमिका जो है वो व्यक्ति के जीवन में बनी हुई है, ठीक है। अर्थात आप व्यक्ति जब मतलब बच्चा जब गर्भ में आता है तब से लेकर के हम देखते हैं नित्य मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, और मृत्यु के बाद भी प्रशासन की भूमिका जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। तो प्रशासन की भूमिका तो व्यक्ति के जीवन में, समाज में जो है वो मतलब जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक। अब सामाजिक परिवर्तन का यंत्र कैसे है ये बताना है हम लोगों को। तो लोक प्रशासन क्या करता है भाई, सरकारें जो नीतियाँ बनाती हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, ठीक है, उनका उचित क्रियान्वयन करते हैं, और उचित क्रियान्वयन के द्वारा समाज में परिवर्तन लेकर के आते हैं, ठीक है। तो इसी के द्वारा हम इसका मतलब इसी प्रकार इसका उत्तर देंगे हम लोग। उत्तर क्या देंगे, सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का सामाजिक कल्याण हेतु उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन किसके द्वारा, प्रशासन के द्वारा। ये क्या करता है, इससे सामाजिक परिवर्तन संभव होगा, ठीक है। तो सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का जो मतलब सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, ठीक है, जन कल्याण के लिए जो नीतियां व कार्यक्रम बनाए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा उनका उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करके समाज में परिवर्तन लाया जाता है। इस प्रकार लोक प्रशासन क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन का यंत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बेनामी संपत्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखिए बेनामी संपत्ति क्या होती है, कॉमन सी चीज़ है, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, फला फला प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा, ठीक है, उसके यहाँ काफ़ी सारी बेनामी संपत्ति जो है वो पाई गई। अब वो बेनामी संपत्ति कैसे पाई गई, उसमें आप पढ़ते होंगे कि उस प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि उसके रिश्तेदारों के नाम पर, ठीक है, संपत्ति जो है उसके द्वारा खरीदी गई थी, क्रय की गई थी। तो तात्पर्य क्या हुआ
कि कीमत किसी और के द्वारा चुकाई जा रही है लेकिन संपत्ति किसी और के नाम पर खरीदी जा रही है। ठीक है, मतलब कीमत चुकाने वाला व्यक्ति दूसरा है और संपत्ति जो खरीदी गई है, ठीक है, तो पेपर में नाम किसी दूसरे व्यक्ति का है। तो इसी के मतलब इसकी परिभाषा देनी है बेनामी संपत्ति की, तो इसी प्रकार देंगे, ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत किसी ने चुकाई हो और संपत्ति किसी अन्य के नाम हो, ये बेनामी संपत्ति कहलाती है। इसके लिए सरकार कानून भी लेकर के आई है, बेनामी संपत्ति अधिनियम। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य परिस्थितियों में लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने दिनों में सूचना देने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, जो आरटीआई एक्ट है हमारा, ठीक है, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है, जिसके तहत हमको सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो सूचना के अधिकार के तहत जब हम कोई आरटीआई फाइल करते हैं, ठीक है, तो आरटीआई फाइल करने के बाद उसके जो सूचना हमारे द्वारा चाही गई है, वो सूचना हमें लोक सूचना अधिकारी के द्वारा कितने दिनों में दी जानी चाहिए, वो पूछा गया है। ठीक है, तो उसका उत्तर हम लोग देंगे कितने दिनों में दे सकते हैं, 30 दिनों में। अर्थात हमारे द्वारा जो भी सूचना आरटीआई एक्ट के तहत चाहिए गई है, लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के भीतर ऐसी सूचना हमको देने के लिए बाध्य है, और ऐसा ना होने पर क्या किया जाएगा, आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये वाला जो पार्ट है, जिसमें 3 नंबर वाले जो प्रश्न है हमारे, ठीक है, नैतिकता वाले पेपर के 2018 की मुख्य परीक्षा के, ठीक है, वो कंप्लीट होते हैं। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके जो दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर देना है हमको, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न की जगह उसमें थोड़े मतलब जो उनकी शब्द संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उन प्रश्नों के उत्तर हम लोग देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।